हेलो, नमस्कार विद्यार्थियों, नमस्कार साथियों। मैं एसपी सर और आप देख रहे हैं बायोलॉजी वाला एसपी सर यूट्यूब चैनल। विद्यार्थियों, आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय का मॉड्यूल पेपर सोल्व करवाने जा रहे हैं। जो 29 मार्च को होने वाला विज्ञान बोर्ड एग्ज़ाम, उसके मद्देनज़र रखते हुए हम आज एक आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो मॉड्यूल पेपर बनाया गया है उस मॉड्यूल पेपर को सोल्व करेंगे, ताकि ऐसे विद्यार्थी जिसने किसी भी मॉड्यूल पेपर को सोल्व नहीं किया है या किया है तो समझ में नहीं आया है, या फिर उसको सोल्व करने के लिए टाइम ज़्यादा लग रहा है, कितने क्वेश्चंस, कैसे किस क्वेश्चंस को कितना टाइम देना चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें आपको बताएंगे। लेकिन विद्यार्थियों, आप यदि हमारे चैनल पर न्यू हो तो पहले हमारे बायोलॉजी वाला एसपी सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पर कक्षा 10वीं, कक्षा 12वीं के बायोलॉजी एंड साइंस विषय की स्टडी करवाई जा रही है। आप लगातार हमसे जुड़ के रहिए। आने वाले दिनों में हम लगातार मॉड्यूल पेपर लाएंगे, आपके एग्जाम की दृष्टि से अच्छे रामबाण साबित होंगे। विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका जो बोर्ड एग्जाम के अंदर जो विज्ञान विषय का जो पेपर आएगा वो इस तरीके से आएगा, और इसमें विद्यार्थियों ध्यान देना, सबसे पहले आपके ऊपर रोल नंबर लिखे होंगे, आपको अपने अनुक्रमांक भरने होंगे। जो भी आपको बोर्ड द्वारा घोषित किए गए अनुक्रमांक वो भर देना। उसमें फिर आपका जो समय है विद्यार्थियों वो 3 घंटे और 15 मिनट का है, 3.25 घंटे का पेपर आएगा। और उसके बाद कुल पूर्णांक आपके 80 नंबर का है, जिसमें विद्यार्थियों 20 नंबर तो आपके सत्रांक के रूप में स्कूल की तरफ से भेज दिया है। उसमें कितने भेजे हैं वो आपको और स्कूल वालों को समय पर मालूम है, लेकिन यहाँ पर जो आपका पेपर होगा लिखित रूप में वो 80 नंबर का पेपर होगा। अब इस 80 नंबर पेपर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कितने क्वेश्चंस हैं, तो विद्यार्थियों सबसे पहले इसमें 1 से लेकर के 23 तक क्वेश्चंस है। कुल 1 से लेकर के 23 तक क्वेश्चंस है। और विद्यार्थियों इसके अंदर 3 पार्ट्स बने हैं, चार पार्ट्स बने हैं। और वो 4 पार्ट्स कौन कौन से बने हैं? पार्ट्स ए, इसके अंदर पार्ट्स ए देखा जाए तो विद्यार्थियों ए पार्ट्स के अंदर लगभग 3 खंड बने, छोटे छोटे 3 टाइप की क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है आपका MCQ, ठीक है ना, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस है, जिसमें से एक क्वेश्चंस दिया हुआ है और उसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं और उस एक ऑप्शंस राइट करना है आपको। फिर उसके बाद आपका जो पार्ट ए के अंदर भी दूसरा भाग है वो आपका है ब्लैंक, जो रिक्त स्थान भरना है, उसमें आपके लगभग खाली स्थान भरनी है। ये आपके 12 क्वेश्चंस, ये 6 क्वेश्चंस आएंगे। और जो तीसरा जो पार्ट ए के अंदर जो आपका जो प्रश्न बना है वो शॉर्ट में बना है। शॉर्ट का मतलब विद्यार्थियों कि केवल एक शब्द या कुछ ऐसी 10 वर्ड्स के अंदर आपको उत्तर देना होगा, और वो भी विद्यार्थियों 12 क्वेश्चंस है। उसके बाद पार्ट्स बी आएगा। पार्ट्स कौन सा आएगा? पार्ट्स बी आएगा। और पार्ट्स बी के अंदर आपके 4 से लेकर के विद्यार्थियों 16 तक, 4 से लेकर के 16 तक क्वेश्चंस, ये आपके 7 और 6 13 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्रत्येक 2 नंबर के है। उसके बाद पार्ट सी में आपके विद्यार्थियों 17 से लेकर के 20 तक क्वेश्चंस आएंगे, जो 4 क्वेश्चंस है और प्रत्येक क्वेश्चंस 3 नंबर का है। तो ये कुल कहने का मतलब है कि आपके 12 नंबर के क्वेश्चंस ये है। और पार्ट डी की बात करें तो इसमें आपके विद्यार्थियों डी के अंदर 3 सवाल आएंगे, 21, 22 और 23, और इसमें आपके अथवा में भी आएंगे। तो विद्यार्थियों आपको बेहतर तरीके से पेपर सोल्व करना है। शुरुआत करते हैं मॉड्यूल पेपर को। अधिकांश आने की संभावना रहेगी 30-40% इस मॉड्यूल पेपर से ही क्वेश्चंस उठेंगे, लेकिन विद्यार्थियों पूरी क्लास अटेंड करना, एक एक चीज आपको समझाएंगे। शुरुआत करते हैं पहले विद्यार्थियों। सबसे पहले यदि बात करें, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिखे। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है पार्ट्स सेक्शन खंड ए का, ठीक है ना। इसमें सबसे पहला इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। पहला क्वेश्चन है कि मानव में फुफ्फुस या फेफड़े किस भाग
किस तंत्र का भाग है? विद्यार्थियों, जो हमारे लंग्स होते हैं वो लंग्स हमारे किस सिस्टम के हैं? तो लंग्स फेफड़े हमारे श्वास लेने में कार्य करते हैं, श्वसन तंत्र के अंदर ये पाए जाते हैं। तो इसमें जो ऑप्शंस है वो है, पहला है विद्यार्थियों पोषण, न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन तो होना नहीं चाहिए, एक्सक्रेशन उत्सर्जन भी नहीं होना चाहिए, जो श्वसन है वो आपका आंसर क्या है, राइट है। और सर्कुलेटरी ये भी आपका क्वेश्चन ऑप्शन गलत है, तो इसमें आपका जो राइट होगा वो श्वसन होगा। दूसरा क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? पादप के अंदर कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं? तो देखो ऑप्शंस देखिए, इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन और ऑक्सिन। तो विद्यार्थियों इसके अंदर जो 3 हार्मोन्स है वो आपके, यदि इंसुलिन की बात करें तो ये जंतुओं के अंदर होते हैं, थायरोक्सिन ये भी जंतुओं के अंदर होता है, और एस्ट्रोजन ये लैंगिक हार्मोन जंतुओं के अंदर होता है। लेकिन जो ऑक्सिन हार्मोन है विद्यार्थियों, ये आपके हार्मोन्स किसके अंदर होते हैं? पादप हार्मोन्स के अंदर होते हैं। तीसरा क्वेश्चन अगला कि कौन से वैज्ञानिक आनुवांशिक जनक, जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स की बात करें तो विद्यार्थियों बेडसन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, मेंडल, हाँ 2 चीजें, एक मेंडल आया और एक मेंडेलिफ आया है। तो मेंडेलिफ तो आवर्त सारणी का जनक है, लेकिन मेंडल है जॉन ग्रेगर मेंडल, इसका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। ये जो वैज्ञानिक है ये जेनेटिक्स, कौन सा वैज्ञानिक है? जेनेटिक्स, जिसने आनुवंशिकता की क्या की खोज की थी। ठीक है ना, याद रखना विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन आपका है, अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किस रसायन का उपयोग फोटोग्राफी में होता है? आप जब फोटो स्केच करवाते हो उस समय जो आपका फोटो जो किसी कागज पर लेपित होता है, छाया चित्र होता है, वो विद्यार्थियों इसमें एक पहला ऑप्शन है सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, दूसरा सोडियम क्लोराइड, तीसरा बेकिंग सोडा और चौथा अमोनियम क्लोराइड। तो विद्यार्थियों याद रखना फोटोग्राफी के अंदर सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? वैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट नाम में POP के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं विद्यार्थियों? POP के नाम से जानते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का यदि निर्माण की बात करें तो ये जिप्सम से होता है। किससे होता है विद्यार्थियों? जिप्सम से होता है। और जिप्सम को उसको गर्म करेंगे, गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट और अर्धहाइड्रेट जल की बूंदें और 1.5 जल की बूंदें वो क्या हो जाएगी? उत्सर्जन हो जाएगी। तो इसमें जो आपको कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला 6ठा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उत्कृष्ट गैस कौन सी है? उत्कृष्ट गैस का मतलब है विद्यार्थियों नोबल्स गैस। कौन सी गैस? नोबल्स गैस। नोबल्स गैस आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर जो लास्ट वाला वर्ग है आपका 18वां वर्ग है, और 18वें वर्ग के अंदर आपकी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये जो गैसें हैं वो आपकी अक्रिय गैसें हैं। तो हम कह सकते हैं उत्कृष्ट गैसें। और इसमें आपका ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं है, हीलियम जो ऑप्शन है वो राइट होगा, जो उत्कृष्ट गैस है। अगले क्वेश्चन देखना कि किस, 7वां क्वेश्चन देखना, किस प्रकार से ये घटना के कारण पानी में रखी सर मुड़ी दिखती है? तो विद्यार्थियों पहला है परावर्तन। रिफ्लेक्शन में देखा जाए तो प्रकाश की किरण आर पार होती भी नहीं है, प्रकाश की किरण परावर्तित हो जाती, पुनः उसी मार्ग पर लौट जाती है। परकिरण, प्रकाश की किरणें फैलती नहीं है। विक्षेपण, ये प्रकाश की किरण स्पेक्ट्रम नहीं बनाती है। तो प्रकाश का अपवर्तन, जो प्रकाश का अपवर्तन होगा उस समय ध्यान रखना, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लौटेगी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लौटती है, तब क्या होती है? अपने पथ से विचलित हो जाती है। अपने पथ से क्या होती है? विचलित हो जाती है। तो उस समय आप विद्यार्थी याद रखना कि जो पानी के अंदर रखी सड़ मुड़ी दिखाई देती है, या इसकी जगह और भी जुड़ सकता है कि किसी भरी हुई बाल्टी के अंदर या भरी हुई कटोरी के अंदर सिक्के का ऊपर उठा दिखाई देना, यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही है। अब अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, 8वां क्वेश्चन है कि स्वस्थ नेत्र किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? बिंब का प्रतिबिंब कहां बनता है? हमारे नेत्र के अंदर। तो नेत्र के अंदर विद्यार्थियों आपने देखा भी होगा कि कई बार सुना है रेटिना पर। कहां पर? रेटिना पर जो आपका
प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें ऑप्शंस क्या है, दृष्टिपटल, रेटिना का हिंदी में नाम है दृष्टिपटल, या दृष्टिपटल के सामने, या कोई निश्चित नहीं, या फिर दृष्टिपटल के पीछे। तो विद्यार्थियों याद रखना कि आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो दृष्टिपटल पर बनेगा। कहां पर बनेगा, दृष्टिपटल पर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है। विद्यार्थियों विद्युत शक्ति का मतलब है कि P बराबर W बटे टी, P बराबर W बटे टी। P बराबर W बटे टी का मतलब होता है कि कार्य करने की दर होती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, शक्ति के नाम से जानते हैं। तो इसका क्या होगा विद्यार्थियों, कार्य का मात्रक होता है जूल और समय का मात्रक होता है सेकंड, लेकिन ये ऑप्शन इसके अंदर है नहीं, जूल प्रति सेकंड है नहीं। तो दूसरा, जेम्स वाट को समान देने पर विद्युत शक्ति का मात्रक क्या रख दिया विद्यार्थियों, वाट रख दिया। इसको W से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें जो ऑप्शन आपका वाट है, ये बी ऑप्शन राइट है, याद रखना विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय का मतलब होता है विद्यार्थियों कि ऐसे संसाधन जिसके भंडार होते हैं वो असीमित होते हैं। क्या होते हैं, असीमित होते हैं, जिन्हें बार बार उपयोग ले सकते हैं, जिन्हें हम बार बार उपयोग ले सकते हैं। ऐसा कौन सा इसमें आपके रिसोर्स है, तो सौर ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश कभी नष्ट नहीं होता है, बिल्कुल। कोयला नहीं, कोयला एक सीमित भंडारण है, पेट्रोल भी सीमित भंडारण है, और प्राकृतिक गैस भी सीमित भंडारण है। तो आपका नवीकरणीय में जो होगा वो विद्यार्थियों सौर ऊर्जा होगा। अगला क्वेश्चन है कि 11वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, फूड चेन का निर्माण कौन करते हैं। तो विद्यार्थियों सबसे पहले देखें, घास और गेहूं, ये तो दोनों प्रोडक्ट है, तो ये तो बिल्कुल राइट होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें आप याद रखना विद्यार्थियों, इसमें यह क्रम याद रखना कि प्रोडक्ट में जो आपका होगा वो 100% होगा। कैसा होगा, 100% होगा। दूसरा, प्रोडक्ट के बाद जो आपका शाकाहारी होगा, क्या होगा, शाकाहारी होगा, और शाकाहारी के बाद या तो मांसाहारी हो सकता है, या फिर इसको हम कह सकते हैं सर्वाहारी। तो उत्पादक में हमेशा 100%। दूसरा, जो शाकाहारी होगा, ठीक है ना, जो केवल और केवल घास खाता है, ठीक है ना, इसमें आपके घास गेहूं ये तो दोनों क्या है, 100% है। घास, बकरी और मानव, बिल्कुल घास एक क्या है, प्रोडक्ट है 100%। बकरी क्या है, शाकाहारी है, और बकरी को कौन खाता है, मनुष्य खाता है, इसलिए सर्वाहारी है। और ये जो आपका क्रम होगा ये राइट होगा। ऑप्शन कौन सा है, बी राइट होगा। तीसरा देखो तो बकरी, गाय आती है, ये तीनों ही क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। और दूसरी घास, मछली, बकरी, ये भी आपके, क्योंकि बकरी शाकाहारी होती है तो कभी भी मछली को भक्षण नहीं करती है। अब हम बात करते हैं 12 क्वेश्चन की। 12 क्वेश्चन विद्यार्थी क्या है कि टिहरी बांध, एक टिहरी बांध है, वो कहां पर बना है। तो विद्यार्थी ध्यान रखना, ये गंगा नदी पर बना हुआ है, जहां से पानी का संचरण या पानी किसी दूसरे स्थानों पर भेजने के लिए, पानी को रोकने के जो संसाधन होते हैं वो बांध द्वारा होता है। बहुत सारे ऐसे बांध बने हुए, जैसे बीसलपुर बांध है वगैरह, ठीक है ना, राणा सांगा बांध है, ठीक है ना, और ये नर्मदा नदी पर आपका सरदार सरोवर डैम है। ये बहुत सारे ऐसे बांध है, तो आ भी सकते हैं। ये तो आपके क्वेश्चंस विद्यार्थियों थे 12, और 12 क्वेश्चंस में प्रत्येक 1 नंबर का था। यदि आपने सही किया तो 1 नंबर मिल जाएगा, और यदि आपने गलत किया है तो विद्यार्थियों 1 नंबर कट जाएगा। लेकिन आपको गलत नहीं करना है, आपको पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ आपको राइट करना है। यदि एक भी गलत कर दिया तो आपका जो सपना है कि 100 में से 100 अंक प्राप्त करना, वो कभी भी नहीं होगा। तो इन क्वेश्चंस को आप गहराई से देखना, समय लगाना 1-1 मिनट, 1.5 मिनट, और तब जाकर के आप करना। अगला क्वेश्चन आपका, इसमें आपका है रिक्त स्थान की पूर्ति करना। किसकी पूर्ति करना विद्यार्थियों, रिक्त स्थान की पूर्ति करना। तो रिक्त स्थान को आप ध्यान से पढ़ना। पहला क्वेश्चन है कि कार्बन कार्बन एकल बंध युक्त सिंगल बॉन्ड, कि कार्बन कार्बन के मध्य एकल बॉन्ड है तो वो किस प्रकार के यौगिक कहलाते हैं। विद्यार्थियों हाइड्रोकार्बन मुख्य से 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर आपके एल्केन आता, कौन आता है, संतृप्त, और दूसरा विद्यार्थियों असंतृप्त। संतृप्त के अंदर आपका आता है एल्केन, कौन आता है, एल्केन, और असंतृप्त के अंदर आपका आता है एल्कीन और एल्काइन। अब विद्यार्थियों ध्यान देना, एल्केन जो होता है वो सिंगल बॉन्ड
कार्बन कार्बन के मध्य जो सिंगल बॉन्ड होता है वो एल्केन होता है। एल्केन किसका यौगिक है? संतृप्त। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा संतृप्त यौगिक। कौन सा यौगिक? संतृप्त यौगिक। अब ध्यान देना दूसरे विद्यार्थियों, परमाणु के किस कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करना सूत्र है। तो निल्स बोर की थ्योरी देखी जाए तो किसी भी बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर, जहां n बराबर क्या होती है विद्यार्थियों? कोषों की संख्या। किसकी संख्या? कोषों की संख्या। यदि एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे ये आपके नाभिक है, नाभिक के बाहरी क्षेत्र में आपके कोष है, और यदि आपको इसको पहला कोष, इसको दूसरा कोष और इसको तीसरा कोष, अब यदि आपको दूसरे कोष L में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है तो n बराबर कितने हैं? n कितने हैं? 2 है। 2 का वर्ग कर दीजिए, 2 का वर्ग 4 होता है, 4 इंटू 2 कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरे इलेक्ट्रॉन में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। लेकिन आपको केवल यही पूछा है कि बताइए परमाणु के अंदर बाहरी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरने के लिए क्या सूत्र है? तो 2n स्क्वायर, जहां n बराबर कोषों की संख्या होती है। अब विद्यार्थी ध्यान देना कि दो तंत्रिका कोशिका, दो नर्वस सेल्स होते हैं, उसको कनेक्टेड करने का काम किसका होता है? तो विद्यार्थियों ध्यान रखना सिनेप्स का होता है। किसका होता है? सिनेप्स का होता है। फिर बात करते हैं आगे, एक रिएक्शन है जो आपने प्रकाश फोटोसिंथेसिस पढ़ी होगी। प्रकाश संश्लेषण के अंदर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में कौन सा विद्यार्थियों? जल है। जब ये दोनों रिएक्शन करके C6H12O6 का निर्माण करेगी और साथ में ऑक्सीजन गैस का भी उत्सर्जन करेगी। तो विद्यार्थी इसमें ये पूछा है कि ए और बी प्रोडक्ट क्या होगा? तो विद्यार्थियों ए तो आप मान सकते हो क्लोरोफिल। कौन मान सकते हो? क्लोरोफिल, क्योंकि पेड़ पौधों के अंदर पर्णहरित है तभी तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी। लेकिन किसकी उपस्थिति में हो रही विद्यार्थियों? सूर्य की उपस्थिति में। तो इसको हम कह सकते हैं अल्ट्रावायलेट किरणें, यू और वी, या सूर्य का प्रकाश भी कह सकते हैं। तो याद रखना विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन, एक आपका प्रतीक बना हुआ है और इस प्रतीक को आपका नाम बताना है कि ये किसका प्रतीक चिन्ह है। तो विद्यार्थियों यहां पर आपके आयन दिख रहे हैं, धनावेश और ऋणावेश। तो इसका मतलब है कि ये है तो विद्युत के कनेक्टेड। अब इसमें एक धनात्मक है और एक क्या है? ऋणात्मक है। तो ऐसे चिन्ह को हम किस नाम से जानेंगे? बैटरी सेल के नाम से जानेंगे। ये किसके होते हैं? बैटरी सेल या फिर रासायनिक सेल, जो भी सेल वगैरह होते हैं। अब इसमें ध्यान देना विद्यार्थियों, एक और ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि बहुत सारे ऐसे, ठीक है, इस प्रकार के आ जाए तो उसको हम बोलेंगे संयोजन बैटरी। मतलब बहुत सारी ऐसे संयोजन सेल है, एक से ज्यादा सेल है, उनको आपस में जोड़ते हैं। तो संयोजन सेल का जो ये प्रतीक होता है इस प्रकार का होता है, और केवल सेल का या बैटरी सेल का ये एक प्रतीक होता है। अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों, विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को बदलती है। अब विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? तो विद्युत जनित्र है, और जनित्र का काम होता है कि किसी भी यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना। तो ये विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किस में बदलता है विद्यार्थियों? विद्युत एनर्जी के अंदर बदलता है। चाहे विद्युत मोटर हो, चाहे विद्युत जनित्र हो, वो सभी के सभी विद्युत ऊर्जा में हमेशा यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट करते हैं। अगले क्वेश्चन, तीसरा पार्ट जो वेरी शॉर्ट आंसर है, आपको शॉर्ट टाइप में देखना है, ज्यादा नहीं है, जितना पूछा है उतना ही देखना है। और 6 नंबर के ये क्वेश्चन थे आपके रिक्त स्थान वाले, बहुत समझ करके सोच करके करना, ताकि आपका 3 घंटे का पेपर आपके पूरे 12 महीने की मेहनत है विद्यार्थियों। यदि इसको आप समय पर सही वक्त पर इस चीज को आप सोल्व नहीं करोगे, इधर उधर ध्यान दे दिया या फिर कंफ्यूज में फंस गए, तो कहने का मतलब है कि आपका जो टारगेट है वो टारगेट आप फोकस नहीं कर पाओगे। अब विद्यार्थियों ध्यान देना, सबसे पहले बात करते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं विद्यार्थियों? तो आपने द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ी होगी कि यौगिकों के आयनों का आदान प्रदान। तो उसी प्रकार इस अवक्षेपण का मतलब है कि विद्यार्थियों 2 विलयन है। क्या है? 2 विलयन या यौगिक आपस में क्या करते हैं विद्यार्थियों? क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। और क्रिया करने के दौरान जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो श्वेत बनेंगे, श्वेत रंग का बनाएंगे, और उसे
अवसेप कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसेप। अवसेप का मतलब है कि वो तली में बैठ जाते हैं, जम जाते हैं, और ऐसे रिएक्शन को किस नाम से जानेंगे? अवसेपन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। यदि रिएक्शन पूछी नहीं है और आपको यदि ध्यान में रखना है, टाइम मिल जाता है, रिएक्शन लिख देना, सोडियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड से क्रिया करवाएंगे तो विद्यार्थियों सल्फेट है वो बेरियम के साथ चला जाएगा और क्लोरीन है वो सोडियम के साथ चला जाएगा। तो यहां पर आपका बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो ये जो बेरियम सल्फेट होता है वह श्वेत अवसेप का निर्माण करता है जो तली के अंदर नीचे बैठ जाता है, और ऐसे को, इस अभिक्रिया को अवक्षेपण के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये है, आपको समझना विद्यार्थियों, एक एक चीज समझना एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आएंगे। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना है? तो विद्यार्थियों यदि आप पीएच स्केल की बात करें, पीएच स्केल की बात करें तो पीएच स्केल के अंदर इस प्रकार की एक स्केल होती है और उसके अंदर मान होता है 0, 7 और 14। अब इसमें विद्यार्थियों ध्यान देना कि जो ये बीच वाला जो है ये भाग, ये न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है। लेकिन 7 से किस ओर आते हैं? 0 की ओर आते हैं, तो हाइड्रोजन H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ती है, और 7 से 14 की ओर जाते हैं तो OH माइनस की सांद्रता बढ़ती है। लेकिन विद्यार्थियों यहाँ केवल उदासीन विलयन का पूछा है, तो जिसका पीएच मान विद्यार्थियों क्या है? 7 है। जिसका पीएच मान क्या है? 7 है। ठीक है ना, याद रखना, जिसका पीएच मान 7 है वो हमेशा उदासीन विलयन कहलाता। 7 से नीचे है वो अम्लीय विलयन, और 7 से ऊपर है वो आपका क्षारीय विलयन। याद रखना। आगे बात करते हैं, मिश्र धातु के 2 उदाहरण लिखिए। अब मिश्र धातु विद्यार्थियों किसे कहते हैं? ये वैसे होता ही विलयन का उदाहरण है। ठीक है ना, विलयन एक आपका निलंबन विलयन और कोलाइड विलयन। तो मिश्र धातु की यदि बात करें विद्यार्थियों, तो मिश्र धातु 2 धातुओं से मिलकर के बना है। कौन कौन सी 2 धातुएं? तो हम कह सकते हैं, एक आप उदाहरण लेते हैं पीतल, और दूसरा आप लेते हैं विद्यार्थियों कांसा। ठीक है, पीतल जो बनी है वो आपकी कॉपर और जिंक जस्ते से बनी है, 70-30 का अनुपात है इसके अंदर। और कांसा है वो आपका कॉपर और जिंक की जगह क्या है? टिन है। ठीक है ना, याद रखना, ये जो 2 धातुएं हैं ये मिश्र धातु, पीतल एक मिश्र धातु का उदाहरण है और कांसा भी एक मिश्र धातु का उदाहरण है। पीतल के अंदर कॉपर और जिंक, और कांसे के अंदर आप कॉपर और टिन, ये दोनों धातु मिल करके मिश्र धातु का निर्माण करते। अगला क्वेश्चन है कि मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। विद्यार्थियों एक मेथेन की संरचना होती है, इसको ध्यान से समझना कि एक तो मेथेन की संरचना होती है जैसे CH4, मेथेन का सूत्र क्या है? CH4। केवल संरचना पूछे तो कार्बन के चारों ओर एक एक क्या जोड़ दो आप? हाइड्रोजन को जोड़ दो, ये एक नॉर्मल संरचना हो गई। लेकिन इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में आप कार्बन के चारों ओर जो कार्बन के बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको, और हाइड्रोजन के भी बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उसको आपस में क्या करोगे? आप स्थापित करोगे, फिर उसमें एक दूसरे का अष्टक पूर्ण करने की कोशिश करना। तो सबसे पहले कार्बन के करते हैं विद्यार्थियों, तो कार्बन के बाहरी कोष में 1 2 3 4 है। अब इसको अष्टक पूर्ण चाहिए तो ये 4 इलेक्ट्रॉन और लेगा, और इलेक्ट्रॉन किससे लेगा? ये हाइड्रोजन से लेगा, प्रत्येक से एक एक लेगा, तो इसका अष्टक क्या हो गया? पूरा हो गया। फिर वापस हाइड्रोजन अपना अष्टक पूर्ण करेंगे तो हाइड्रोजन के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको एक और चाहिए, क्योंकि पहले कोष का अष्टक पूर्ण 2 इलेक्ट्रॉन से होता है। तो ये एक अपने पास है और एक कार्बन से ले लेगा, और सभी हाइड्रोजन इस प्रकार अपनी संयोजकता क्या कर देंगे? पूरी कर देंगे। और ये जो संरचना बनी है ये आपकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनी है। इसके रिलेटेड में और भी पूछ सकते, ऐसे भी पूछ सकते, बताइए C2H6 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए, या फिर CH3OH मेथेनॉल की बताइए, बहुत सारे ऐसे इसके रिलेटेड में और भी सवाल पूछ सकते हैं। आएगा विद्यार्थियों, एक क्वेश्चन तो इसमें 100% आएगा। अब आगे ध्यान देना विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी में कोई एक कमी बताइए। आपको मालूम है कि इवानोविच दमित्री मेंडेलीव एक नामक रूस का वैज्ञानिक था जिन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी से पहले एक अपनी सारणी का आविष्कार किया था, और उसने अपनी आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, और उसमें उसकी कुछ कमियां रह गई थी। इसमें केवल विद्यार्थियों एक ही कमी पूछी है, और वो एक कमी कौन सी है? तो विद्यार्थियों ध्यान देना, मेंडेलीव की एक कमी है कि उसने समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया। पहले इसकी कमी क्या है? वैसे तो बहुत सारी है, ठीक है ना, लेकिन हमको एक ही पूछा तो एक ही लिखना। पहला है कि समस्थानिक स्थान नहीं दे पाए, समस्थानिकों को ये क्या नहीं दे पाया?
स्थान नहीं दे पाया। और दूसरा, हाइड्रोजन को भी अपने मूल वर्ग नहीं बताया। हाइड्रोजन इसमें भी आवारा है, पहले वर्ग में भी है और 17 वर्ग 18 वर्ग 17 वर्ग में भी है, तो आवारा, इसको हाइड्रोजन का स्थान नहीं दिया। तीसरी कमी है कि इसने अपने आधार पर थोड़ा सा नहीं चला, इसका था परमाणु द्रव्यमान को बढ़ती क्रम में व्यवस्थित करना, लेकिन इसने एक कमी कर दी, कोबाल्ट और निकल को। कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान ज्यादा है और निकल का क्या है, कम है, लो और आई, लेकिन इसको पहले रख दिया। सिद्धांत क्या था, बढ़ते क्रम, लेकिन इसने बढ़ते हुए को पहले लिख दिया और छोटे वाले को बाद में लिख दिया, तो ये भी इसकी एक बहुत बड़ी त्रुटि है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है कि शरीर का संतुलन मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। विद्यार्थियों, शरीर का संतुलन मस्तिष्क बैलेंस कौन करता है, कौन सा ब्रेन का हिस्सा है। तो विद्यार्थियों ध्यान देना, यदि हम बात करें ब्रेन की, तो इसमें मुख्यतः जो मस्तिष्क होते हैं वो तीन भागों में बांटे गए। कितने भागों में बांटे गए, 3 भागों में बांटे गए। कौन कौन से, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और आपका तीसरा कौन सा है, पश्च मस्तिष्क। अब पश्च मस्तिष्क भी 3 भागों में बांटा गया है। सेरेबेलम, जिसको बोलते हैं अनुमस्तिष्क, क्या बोलते हैं, अनुमस्तिष्क, पॉन्स और मेडुला ओब्लोगेटा, मेडुला ऑब्लागेंटा। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, जो शरीर के अंदर जो बैलेंस का काम करते हैं वो आपका पश्च मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क भाग करता है, जिसको बोलते हैं सेरेबेलम। क्या बोलते हैं, सेरेबेलम। वो हमेशा शरीर का क्या करता है, संतुलित करने का काम करता है। तो याद रखना विद्यार्थियों, और दूसरी याद रखना कि ये अनुमस्तिष्क पश्च वाला भाग है, ये शरीर के अंदर हमेशा ऐसी क्रियाओं को ही नियंत्रित करता है। आगे ध्यान देना, फिर बात करते हैं कि नर में पाए जाने वाले लैंगिक हार्मोन्स के नाम बताओ। विद्यार्थियों, हार्मोन्स 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। एक वो हार्मोन्स जो शरीर के अंदर वृद्धि करते हैं, और एक वो हार्मोन्स जो शरीर के अंदर जीवन भर स्रावित होते रहते हैं, जिसके अंदर उपापचय क्रियाएं होती है। तो हमारे को पूछा है कि हार्मोन्स की बात करें तो नर के अंदर जो लैंगिक हार्मोन्स होते हैं वो एक टाइप का होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये किस में होता है, नर में होता है। और यदि मादा के अंदर बात करें तो प्रोजेस्टेरोन और एक आपका है एस्ट्रोजन। ये 2 हार्मोन्स होते हैं, याद रखना विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर का कार्य बताइए। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर, आपको मालूम है कि जिस विभवांतर को मापने के लिए जिस युक्ति का उपयोग करते हैं उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। और वोल्ट मीटर के अंदर मात्रक वोल्ट होता है जो विभवांतर को मापने का काम करता है। तो वोल्ट मीटर का कार्य होता है कि विद्युत के अंदर विभवांतर को मापने का जो यंत्र लगा होता है उसे वोल्ट मीटर के नाम से जानते हैं। फिर बात करते हैं विद्यार्थियों कि सड़ चुंबक, आपने देखा भी होगा एक सड़ होती है, और सड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चित्र बनाना, केवल और केवल एक डायग्राम बनाना है। तो आपको मालूम है कि चुंबक हम एक सड़ के रूप में लेते हैं। किसके रूप में लेते हैं, सड़ के रूप में लेते हैं। और इसमें एक पोल है नॉर्थ और दूसरा वो विद्यार्थियों कौन सा है, साउथ है। तो इसके अंदर यदि किस प्रकार ये विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित होगी, तो हमेशा याद रखना कि चुंबक के सड़ के बाहरी ओर हमेशा ये नॉर्थ से किस ओर जाती है विद्यार्थियों, साउथ की ओर जाती है। नॉर्थ से किस ओर जाती है, साउथ की ओर जा रही है। लेकिन इस चुंबक के सड़ के अंदर जो आपकी क्षेत्र रेखा होगी वो साउथ से किस ओर आ रही है, नॉर्थ की ओर आ रही है। किस ओर आ रही है, नॉर्थ की ओर आ रही। तो ये विद्यार्थियों याद रखना, इस प्रकार के एक डायग्राम बना देना, आपको 2 नंबर परफेक्ट मिल जाएंगे। अब विद्यार्थियों ध्यान देना, अगली बात करते हैं, नहीं 1 नंबर का क्वेश्चन। आगे ध्यान देना विद्यार्थियों, जीवाश्म ईंधन के 2 उदाहरण लिखिए, ठीक है ना। फॉसिल फ्यूल, ऐसे जो एक अवशेष के रूप में जो भूमि के द्वारा आज से कई हजारों वर्ष पहले जीव जंतु, पेड़ पौधे, कुछ ऐसे शैवाल वगैरह या जलीय जंतु जो दबने के कारण, उच्च दाब और उच्च ताप के कारण वो किस में कन्वर्ट हो गए, कार्बनिक पदार्थों में। और वो कार्बनिक पदार्थ जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। और उसमें मुख्यतः कौन से 2 ईंधन है, तो एक तो विद्यार्थियों आपकी है कोयला और दूसरा आपका है पेट्रोलियम। कौन सा है, पेट्रोलियम। याद रखना विद्यार्थियों, इतना कर लोगे तो 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा।
ओजोन परत का एक नाम, एक लाभ लिखिए। जो आपका ओजोन लेयर होती है, यहाँ से वायुमंडल के अंदर 22 से 25 किलोमीटर के भीतर होती है, पृथ्वी से लगभग 22 किलोमीटर की ऊंचाई में होती है, जो 3 किलोमीटर के अंदर संगनता होती है। उसका काम विद्यार्थियों होता है, ओ सूत्र होता है O3, लेकिन इसका काम होता है कि सूर्य से आने वाली जो आपकी किरण होती है पराबैंगनी, जो बहुत ही अल्ट्रावायलेट होती है और बहुत ही तेज होती है, जिसकी विकिरण बहुत तीखी होती है, हाई टेम्परेचर की होती है, उसको रोकने का काम किसका होता है? ओजोन परत का होता है। तो आप एक कार्य लिख सकते हो कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करते हैं, जिससे पृथ्वी पर रहने वाले अनेक जीव जंतु को सुरक्षा की जाती है। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम का अंगूठा किस दिशा को प्रदर्शित करता है? विद्यार्थियों, फ्लेमिंग वाम हस्त नियम, वाम हस्त का मतलब है कि बायां हाथ। कौन सा हाथ? बायां हाथ। इसमें यह पूछा कि आपने पढ़ा भी होगा कि जब फ्लेमिंग ने बताया कि किसी भी विद्युत धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र और उसके ऊपर लगने वाला बल, यदि हम बाएं हाथ को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि आपका अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, ये तीनों ही एक दूसरे के क्या होनी चाहिए? लंबवत होनी चाहिए। इसका ऐसे डायग्राम चित्र बनाते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो एक दूसरे के क्या होनी चाहिए? लंबवत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ये पीछे की ओर लंबवत होनी चाहिए। तो इसमें जो आपका अंगूठा ये है ऊपर वाला, और ये आपकी तर्जनी अंगुली है, और ये कौन सी है? मध्यमा। तो अंगूठा है वो विद्यार्थियों बल की दिशा को बताता। किसको बताता है? बल की दिशा को। तो याद रखना, अंगूठा किस दिशा को बताता है? ये बल की दिशा को बताता है। किसको बताता है? बल की दिशा को बताता है। अब आपका दूसरी बात करते हैं कि तर्जनी किसको बताता है? ये चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। किसकी बताता है? चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। और तीसरा है कि मध्यमा किसको बताता है? विद्युत धारा को बताता है। किसको बताता है विद्यार्थियों? विद्युत धारा को बताता। तीनों बात याद रखना। ये आपका है वो बल की दिशा को, ये जो रहेगा ये चुंबकीय क्षेत्र को, और ये मध्यमा रहेगी उसमें प्रवाहित धारा या प्रेरित धारा को प्रदर्शित करता है। आगे क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चंस, लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके। विद्यार्थियों, पहले तो इसके एक सवाल विपरीत भी बन सकता है कि बताइए लोहा जंग कौन सी दो दशाओं के कारण होता है? तो लोहे पर जंग हमेशा विद्यार्थियों दो ही कारण होते हैं। एक तो उसके अंदर नमी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नमी होनी चाहिए। जहां लोहा है वहां नमी होनी चाहिए। और दूसरा उसके अंदर वायुमंडल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वायुमंडल होना चाहिए। वायुमंडल O2 होनी जरूरी है। उस समय तो ये क्या हो जाएगा? जंग लग जाएगा, Fe2O3 FeO। अब विद्यार्थियों ध्यान देना, बात करते हैं कि इस जंग को बचाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहले तो हम नॉर्मल हमारे घरों के अंदर आप सामान्य तौर पे देखते हैं, तो सबसे पहले तो हम बचाने के लिए पेंट किया जाता है, कलरिंग, और दूसरा ग्रीस, ठीक है ना। और तीसरा, यदि ज्यादा कीमती वस्तु है तो लोहे की धातु के बर्तन जितने भी बने हैं उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा दिया जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया को यस्द लेपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यस्द लेपन, ठीक है ना। या फिर इसमें हम क्रोमीकरण लेयर भी हो सकता है, एनोडीकरण भी हो सकता है। तो याद रखना, मुख्यतः आपको दो ही लिखने हैं, पेंट करना, ग्रीस करना, और तीसरा है कि लेपित करना या यस्द लेपन की लोहे की वस्तु पर जिंक की परत को चढ़ाना। ये आपका यस्द लेपन कहलाएगा। फिर बात करते हैं विद्यार्थियों, कार्बन के दो अपरूपों के नाम बताइए। अपरूप, एलोट्रॉपिक्स ऑफ कार्बन। आपने देखा होगा मुख्यतः कार्बन के तीन अपरूप होते हैं। कितने होते हैं विद्यार्थियों? तीन अपरूप। कार्बन आपने पढ़ा होगा, आपका लगभग 7वां पार्ट, चौथा पार्ट है। और चौथे पार्ट के अंदर देखा जाए तो कार्बन और कार्बन के यौगिक, जिसमें आपका हीरा, ग्रेफाइट, और तीसरा कौन सा विद्यार्थियों? फुलरीन, ठीक है। हीरा सबसे कठोर होता है प्राकृतिक आज तक पदार्थों में से। तो हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। वैसे हीरा विद्युत का कुचालक होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। हीरा अधातु होते भी कठोर है, जबकि ग्रेफाइट अधातु होते भी विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ये इनकी कुछ विशेषताएं होती है। फिर बात करते हैं विद्यार्थियों मिसेल की संरचना का चित्र। मिसेल आपने नाम सुना भी होगा, जो
किसी भी अशुद्धि को हटाने के लिए जब हम साबुन को या किसी अपमार्जक को उसके साथ रगड़ते हैं या उससे हम कोई साफ करते हैं, तो उस अशुद्धि को हटाने के लिए साबुन के द्वारा एक मिसेल का निर्माण किया जाता है। जैसे इसमें एक हम पढ़ते हैं इसको, मिसेल की बात करें तो विद्यार्थियों यहाँ पर आपको देखना ये है कि जो समूह बना है आपका RC17H, हाँ वो सेम ही, इधर ध्यान देना, आपका जो सूत्र होगा C17H35 और COONA, जो एक साबुन का सूत्र है। और इस सूत्र की यदि बात करें तो इसके अंदर दो चीजें होती है, एक तो आपके C17H35 और एक होता है COONA। ये जो आपका सिरा होगा ये हाइड्रोकार्बन का होगा। किसका होगा? हाइड्रोकार्बन का। किसका है? हाइड्रोकार्बन। श्रृंखला होती है जिसमें कार्बन हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। ये C17 से लेकर के लगभग C13 से लेकर के C18 तक एक कार्बन की श्रृंखला होती है। और इसमें ये जो आपका होगा ये विद्यार्थियों ध्रुवीय सिरा होगा। क्या होगा? ध्रुवीय सिरा, जिसको आयनिक के नाम से भी जानते हैं। अब जब ध्यान देना विद्यार्थियों, मिसेल का निर्माण करना हमें, तो मिसेल किस प्रकार होती है, किस प्रकार बनती है, तो यहां पर देखना आप, एक हम क्या लेते हैं, एक चिकनाई का कोई भी डब्बा लेते हैं और यहां पर हम कोई साबुन वगैरह रगड़ते हैं और पानी डाल करके, तो जो साबुन का आपका जो हाइड्रोकार्बन वाला सिरा होता है, जो पक्ष सिरा, वो पक्ष सिरा किसके कनेक्ट होता है? उस चिकनाई के संपर्क में रहता है। जो जल क्या होता है? विरागी होता है विद्यार्थियों। क्या होता है? जल विरागी होता है। और इस हाइड्रोकार्बन के अंतिम सिरे पर जो आपको जल स्नेही होता है वो आपका यहां पर जुड़ा रहता है, यहां पर, ठीक है। तो आप साबुन के अंदर दो चीजें थी, आपका एक हाइड्रोकार्बन वाला सिरा, हाइड्रोकार्बन वाला सिरा किसके कनेक्टेड में? हाइड्रोकार्बन वाला सिरा आपके इस चिकनाई के संपर्क में, और दूसरा हाइड्रोकार्बन के सिरा जो ध्रुवीय सिरा जल स्नेही है वो किसके संपर्क में? जल के संपर्क में। और इस प्रकार ये 60 से 70 इस प्रकार की एक संरचना का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार की जो संरचना बनेगी ये आपका ध्रुवीय सिरा Na माइनस माइनस, तो ये इस प्रकार की संरचना बनकर, और यहाँ पर चारों ओर ये क्या है? पानी, और बीच के अंदर जो अशुद्धि तेल वगैरह है जो भी चिकनाई युक्त है इसको उठा करके बाहर की ओर धकेल देते हैं। तो ऐसी जो संरचना होती है वो मिसेल होती है। क्या होती है? मिसेल होती है। आगे ध्यान देना विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन आपका है, ध्यान से देखना सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्यों घटती है? आपने आवर्त सारणी के अंदर विशेषता पढ़ी होगी, तो विशेषता के अंदर यदि बात करें तो हम सबसे पहले आवर्त सारणी की बात करें। आवर्त सारणी बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्यों घटती है? तो विद्यार्थियों बाएं से दाएं जाते हैं, जैसे यहाँ पर एक आवर्त है और आवर्त को मान लेते हैं कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन और नियॉन। तो बाएं से दाएं जाने ये क्रम होता है। इस तरफ ये कह रहा है कि परमाणु त्रिज्या क्यों घटती है? तो विद्यार्थियों बाएं से दाएं जाते हैं तो ध्यान देना कि कोषों में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। एक ही लोग, जैसे पहले कोष में 2 है और ये दूसरा कोष है, कौन सा कोष है? दूसरा कोष। तो दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे जैसे हम बाईं ओर जाएंगे तो इसमें पूरी तरीके से कितने इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। जब 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो विद्यार्थियों पहले इसमें ये याद रखना कि इसमें परमाणु नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। परमाणु नाभिकीय आवेश, परमाणु नाभिकीय आवेश में क्या होती है? वृद्धि होती है। जब नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है तो ये नाभिकीय आवेश क्या करता है कि बाहर जुड़े इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। इन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा। ये जो भी नाभिकीय आवेश बढ़ गया तो ये अपनी ओर आकर्षित करे। जब अपनी ओर आकर्षित करेगा तो इस जो परमाणु का बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने स्थान से हट करके थोड़े पहले आ जाते हैं। जब पहले आ जाते हैं तो इसके अंदर जो परमाणु और बाहरी कोष के बीच में जो इलेक्ट्रॉन त्रिज्या है वो त्रिज्या का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो विद्यार्थी इतना ही याद रखना कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या इसलिए घट जाती है क्योंकि बाहरी कोष में परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है तो परमाणु नाभिकीय आवेश में क्या होती है? वृद्धि होती है। और परमाणु नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है तो ये इलेक्ट्रॉन को
अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। अपनी ओर आकर्षित करता है तो बाहरी इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस कारण हमेशा परमाणु की त्रिज्या बाएं से दाएं जाने पर घट जाती है। लेकिन इसका विपरीत है, यदि देखा जाए वर्ग के अंदर, विद्यार्थियों वर्ग के अंदर देखा जाए, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। वर्ग के अंदर देखा जाए जैसे आपके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है ना, टीजियम, फ्रेंशियम। अब इसके अंदर आपका जो परमाणु त्रिज्या होगी वो बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के अंदर एक कोषों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। जैसे लिथियम है दूसरे कोष के अंदर है, सोडियम तीसरे कोष के अंदर है, पोटेशियम चौथे कोष के अंदर है, रुबिडियम पांचवें कोष के अंदर है। तो इसमें प्रत्येक कोषों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। जब कोषों की संख्या बढ़ती है तो परमाणु नाभिक आवेश भी बढ़ता है। लेकिन परमाणु नाभिक आवेश इतना नहीं बढ़ता है कि उसकी कोषों की संख्या बढ़ती है। तो ये परमाणु क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये इस इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक से जो इलेक्ट्रॉन अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन होता है ये काफी दूर होता है और ये नाभिक आवेश का प्रभाव है इस पर बहुत कम पड़ता है। इस कारण ये इलेक्ट्रॉन निकलने की संभावना होती है, दूरी भी काफी होती है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर हमेशा परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। विद्यार्थियों ये बात याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका देखना विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन क्या है कि अमाशय में पाए जाने वाले अम्ल का नाम बताइए। विद्यार्थियों अमाशय के अंदर पाए जाने वाले अम्ल का नाम आपको बताना है कि कौन कौन सा होता है। विद्यार्थियों अमाशय के अंदर आपने देखा होगा कि जब भोजन, आपको मालूम है कि भोजन जब ग्रासिका से, भोजन जब ग्रासिका के अंदर अमाशय में आएगा, किस में आएगा, अमाशय के अंदर, ध्यान से समझना, ग्रासिका और भोजन किस में आ रहा है, अमाशय में आएगा। तो इसमें ध्यान देना कि अमाशय के अंदर इस प्रकार की एक ग्रंथि जुड़ी होती है जिसका नाम है अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। ये विद्यार्थियों अग्नाशय ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि होती है, ये भी बात याद रखना। मिश्रित ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है। और मिश्रित ग्रंथि के अंदर मतलब अंतस्रावी हार्मोन और बहिस्रावी हार्मोन दोनों स्रावित होते हैं, अंतस्रावी और बहिस्रावी, ठीक है। लेकिन इसमें यह पूछा है कि अमाशय में पाए जाने अम्ल का नाम बताना है, तो इसमें बहिस्रावी वाला हार्मोन स्रावित होगा। कौन सा होगा, बहिस्रावी। बहिस्रावी में हार्मोन कौन सा होता है विद्यार्थियों, जठर रस होता है। और जठर रस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है विद्यार्थियों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या काम करता है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो भोजन को अम्लीय बनाता है। विद्यार्थियों किसको बनाता है, भोजन को अम्लीय बनाता है। भोजन को अम्लीय क्यों बनाता है, क्योंकि भोजन के अंदर अनेक प्रकार के आए बैक्टीरियाओं को ये नष्ट करने का काम करता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों कि प्लेसेंटा किस कहते हैं, इसका कार्य बताओ। विद्यार्थियों कई बार आपने सुना भी होगा प्लेसेंटा, या इसका दूसरा नाम है अपरा। क्या नाम है, अपरा। हिंदी में इसको बोलते हैं अपरा, ठीक है ना, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अपरा। ये क्या होता है कि गर्भस्थ माता होती है, गर्भवती माता होती है, तो गर्भवती माता और उसके अंदर जो पल रहे शिशु को आपस में जोड़ने के लिए नाभि से नाभि एक नाल होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, प्लेसेंटा। मतलब गर्भस्थ माता और शिशु को जोड़ने का एक नाल होता है, इसे प्लेसेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा का विद्यार्थियों कार्य यह होता है कि माता के भोजन से, माता के अंदर जो भोजन होता है उसी भोजन को अपने बच्चे के अंदर पोषण के रूप में, श्वसन के रूप में, उत्सर्जन के रूप में, पानी वगैरह पूर्ति की जाती है। जो माता के द्वारा उस बच्चे को पोषण दिया जाता है, श्वसन दिया जाता है, उत्सर्जन वगैरह, श्वास वगैरह दिया जाता है। तो ये इस प्लेसेंटा का मुख्य कार्य होता है। अब विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन आता है कि पुष्प का आपको अनुदैर्ध्य काट चित्र बनाता है। फ्लावर्स चित्र बनाना है, केवल 2 नंबर का क्वेश्चन से केवल चित्र बनाना है। चित्र आप बना सकते हो पुष्प का, जिसमें मुख्यतः विद्यार्थियों 4 बातें याद रखनी है। जैसे आपको एक बताया जाए, छोटा सा डायग्राम बना दिया जाए कि जैसे यहाँ पर ध्यान रखना विद्यार्थियों, बहुत नॉर्मल है। इस प्रकार का एक डायग्राम बनाते हैं, ये आपका पुष्प का जायांग भाग होगा और इसके चारों ओर आपके पुष्प खिलेंगे। क्या खिलेंगे, पंखुड़ियां खिलेगी, ठीक है ना। ये आपकी पंखुड़ियां हैं इस प्रकार की, ठीक है ना। और उसके बाद इसके अंदर नीचे जो आपका है वो बाह्य दल है,
ठीक है ना। और बाह्य दल के बाद इसमें जो जुड़ा है वो आपके नीचे जिससे जुड़ा वो डंठल है, क्या है, डंठल है। और इसके अंदर एक और बनाना आपका पुंकेश्वर, जिसको नर केसर होता है या नर का भाग हो। इसमें ध्यान देना डायग्राम ये बनाना, यहाँ पर आपका जो है चित्र यदि नामांकन करते हैं तो इसमें जो आपका ये भाग वाला है ये वर्तिकाग्र, क्या है, वर्तिकाग्र, ठीक है ना। नीचे वाला भाग है वर्तिका, और इसके नीचे वाला जो गोल भाग जो गोल है, और इसके अंदर इस प्रकार की पराग नलिका होती है, और पराग नलिका के अंदर नीचे अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं। तो ये बीजांड, और बीजांड जिसमें होता है उसको अंडाशय बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो विदार्थ जो भाग होगा, ये आपका जो भाग होगा वो होगा आपके जायांग का या स्त्री केसर, जिसको क्या बोलते हैं, जायांग, या फिर इसको विद्यार्थी स्त्री केसर के नाम से जानते हैं। अब विद्यार्थी ध्यान देना कि ये जो आपका बाह्यदल होता है, बाह्यदल, ठीक है ना, और इसके अंदर रंगीन जो पंखुड़ियां होती है वो उसको बोलते हैं दल पुंज, क्या बोलते हैं, दल पुंज। लेकिन इसके अंदर स्त्री केसर होता है, नर केसर भी होता है। तो ये जो आपको डंठल दिख रहा है ये होता है पूतंतु, क्या होता है, पूतंतु। और उसके ऊपर ये जो आपको दिख रहा है अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं, ये परागकोश होता है। और परागकोश के अंदर क्या होता है विद्यार्थियों, परागकण होता है, परागकण, परागकोश और पूतंतु ये पुंकेसर के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, पुंकेसर। इस प्रकार एक डायग्राम बना दोगे तो आपको नंबर 2 मिल जाएंगे। आगे ध्यान देना, अब ध्यान देना अगला क्वेश्चन क्या है विद्यार्थियों। अगले क्वेश्चंस की बात करें, अगले क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें आपके अगला क्वेश्चंस ये है कि लेंस की सूत्र, लेंस की समता का सूत्र और मात्रक लिखिए। लेंस की समता का सूत्र और मात्रक, तो लेंस की समता का यदि सूत्र देखा जाए तो लेंस की समता को P से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं विद्यार्थियों, लेंस की समता को P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर 1/f की फोकस दूरी, किसी भी लेंस की फोकस दूरी को अपसारित या अभिसारित करना, उसे लेंस की समता कहते हैं। लेंस की समता का सूत्र है P बराबर 1/f, और इसका जो मात्रक होता है विद्यार्थियों ये होता है डायप्टर, क्या होता है, डायप्टर, याद रखना, डायप्टर, ठीक है ना। अगली बात, अगला क्वेश्चन, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध होता है, आपने विद्युत वाला पाठ पढ़ा होगा और उसके अंदर ये देखा होगा, किसी चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। प्रतिरोध किसे कहते हैं विद्यार्थी, रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, कि वो कोई भी किसी भी चालक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उस विद्युत धारा को विरोध करना, उसको रोकना, बाधित करना, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध किस चालक तार पर निर्भर करता है, तो ये 2-3 होते हैं। एक तो जो प्रतिरोध होता है वो चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। चालक तार का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती। कि लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। कोई भी तार की लंबाई बढ़ जाती है तो विद्युत धारा का वो प्रतिरोध है वो भी बढ़ेगा, और प्रतिरोध बढ़ गया तो विद्युत धारा का और ज्यादा विरोध होगा। दूसरा, चालक तार का प्रतिरोध होगा आर होगा, वो उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसका मतलब है कि यदि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो विद्यार्थियों आपके काट अनुप्रस्थ क्षेत्रफल की मोटाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा, और क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमण। और तीसरे यदि बात करें, चालक तार का प्रतिरोध होता है वो हमेशा टेम्परेचर क्या होता है, समानुपाती होता है। तो मुख्यतः आपको 2 लिखने थे, आप 3 भी याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन आगे देखना कि विद्युत परिपथ तथा सांदित्रों, ये साथियों नहीं, सांदित्रों में सामान्य उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपाय लिखिए। विद्यार्थियों विद्युत परिपथ या सांदित्रों में जो उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा, हमारे कभी कभी विद्युत होती है और वो हाई वोल्टेज से निम्न वोल्टेज या निम्न वोल्टेज से हाई वोल्टेज आ जाती है, तो उस समय क्या होता है, सर्किट होने का संभावना रहती है। तो उस समय कोई भी उपकरण ना जले उसकी सुरक्षा के लिए क्या लगवाया जाता है। तो एक तो विद्यार्थियों सबसे महत्वपूर्ण आपका ये होता है कि भू संप्रीत एक तार जोड़ दिया जाता है हमारे घरों से। दूसरा जो होता है वो फ्यूज होता है, क्या होता है, फ्यूज होता है, ताकि निम्न वोल्टेज से हाई वोल्टेज विद्युत आएगी तो आपका फ्यूज गर्म होकर के पिघल जाएगा और विद्युत धारा को, उसका चालक प्रवाह को रोक देगा। तो ये मुख्य से 2 प्रकार के होते हैं।
अगला क्वेश्चन कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र, आपने फ्लेमिंग वाम हस्त नियम पढ़े, दक्षिण हस्त नियम पढ़ा, लेकिन यहां पर यह पूछ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लिखिए। विद्यार्थियों, ये आपका दायां हाथ लेना है और दाएं हाथ को आप इस प्रकार से व्यवस्थित करना कि जो आपका अंगूठा होता है, थंब होता है, वो ऊपर की ओर और अंगुलियां होती है वो इस ओर राउंडिंग होनी चाहिए। अब ये स्थिति होगी, ये स्थिति आपके दक्षिण हस्त। इसमें विद्युत हाँ, विद्युत धारा को कौन प्रदर्शित करता है, चुंबकीय क्षेत्र को कौन प्रदर्शित करता है? तो विद्यार्थियों ध्यान देना कि जैसे यहां पर मैं ये मान लेता हूं, ठीक है, ये आपका एक अंगूठा है, ठीक है, और इसकी चारों ओर ये आपकी अंगुलियां हैं, ठीक है, ये अंगुलियां हैं। अब इसमें ध्यान देना कि मैं बात करता हूं कि ये जो अंगूठा है, ये अंगूठा आपके विद्युत धारा को प्रदर्शित करता है, आई को। किसको करता है? आई को। और ये जो अंगुलियां होती है ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। अब यदि मैं कह देता हूं कि ये विद्युत धारा मान लेते हैं कि नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। किस ओर जा रही है? नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। तो बताओ चुंबकीय क्षेत्र इस ओर बहेगा। इस ओर बढ़ने का मतलब है कि ये क्लॉकवाइज होती है। क्या होती है? क्लॉकवाइज। और ये मैं कह देता हूं कि इसको नीचे से उल्टा कर देता हूं तो विद्युत धारा नीचे की ओर बहेगी। जब विद्युत धारा नीचे की ओर बहेगी तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र आपका एंटी क्लॉक होगा, जो घड़ी की जो घूर्णन होता है उसके विपरीत होगा। तो इसमें याद रखना कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, जो आपकी अंगूठा होता है विद्यार्थियों, अंगूठा किसको प्रदर्शित करता है? अंगूठा धारा को, और जो आपकी अंगुलियां हैं चुंबकीय क्षेत्र को। किसको? चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। याद रखना। अगला क्वेश्चन देखना विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन क्या है कि दिए गए विद्युत परिपथ में परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना है। पहले तो ये देखो कि ये जो प्रतिरोध है, ये सांद्रित्र है, ये किस क्रम में जुड़ा है। देखो एक सिरे से दूसरा सिरा जुड़ा है, इसका मतलब है कि ये श्रेणी क्रम है। कौन सा है? श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम में कभी भी तुल्य प्रतिरोध विद्यार्थियों ज्ञात करना है तो आपका जो सूत्र होगा वो R इक्वल R1 प्लस R2। R इक्वल R1 कितना विद्यार्थियों? 2 ओम है। R2 कितना है? 2 ओम है। दोनों को जोड़ दो, R बराबर कितना ओम हो जाएगा? 4 ओम आपका उत्तर होगा कि इसका परिणामी जो इलेक्ट्रिकल जो सर्किट के अंदर जो कुल रिजल्ट होगा प्रतिरोध का वो कितना होगा? 4 ओम होगा। क्या होगा? 4 ओम। यदि इसी जगह इसको थोड़ा सा चेंज कर देते कि ये बताइए इस प्रकार, अब बताइए कि इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो विद्यार्थी इसका सूत्र होगा 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R बराबर R1 कितना है? 2 ओम। R2 कितना है? 2 ओम। ठीक है ना। अब इसका आप लसब ले लीजिए, 2 में 2 का भाग दीजिए, 1 बार जाएगा, 1 को 1 से गुणा कीजिए, 1 प्लस 1 तो क्या होगा? 2 × 2। हमें तो क्या करना? R ज्ञात करना, वज्र गुणा कर दो, तो 2 में 2 का भाग दोगे तो आपका प्रतिरोध क्या होगा? 1 ओम आएगा। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन किसी टाइप के आए तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। 2 ही सूत्र होते हैं, एक तो श्रेणी क्रम, एक पार्श्व क्रम। अब ध्यान देना अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों, अगला हमारा क्वेश्चन है कि ऊर्जा के नवीकरण स्रोत, ऊर्जा के कौन से स्रोत? नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत की परिभाषा दीजिए। विद्यार्थियों नवीकरणीय और अनवीकरणीय, नवीकरणीय और दूसरा विद्यार्थियों अनवीकरणीय। नवीकरणीय और अनवीकरणीय क्या होते हैं? तो विद्यार्थियों ध्यान देना कि ऊर्जा का जो नवीकरणीय का मतलब है कि ऐसे भंडार जिसकी मात्रा असीमित है। क्या है विद्यार्थियों? असीमित है। इसकी जो भंडार की मात्रा वो असीमित है, जबकि नवीकरणीय में क्या है? अनवीकरणीय में क्या है? सीमित है। ये जीवन भर उपयोग कर सकते हैं। इसका जो लाइसेंस बना है वो लाइफ टाइम है, जबकि इनका जो अनवीकरणीय का है ये आज से लगभग 50 से 100 साल तक ही सीमित है, आगे नष्ट हो जाएंगे। नवीकरणीय बार बार उपयोग ले सकते हैं, अनवीकरणीय को हम बार बार उपयोग नहीं ले सकते हैं। इसके उदाहरण पे देखा जाए तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा,
ठीक है ना, ये उदाहरण इसके है। और अनवीकरणीय के यदि देखा जाए तो कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सभी इसके एग्जाम्पल है। तो ये आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है। और 2 नंबर पार्ट्स खंड 2 वाला है, जिसमें आपके 13 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के हैं, 16 तक है। और ये कुल 26 नंबर की क्वेश्चन है। आपको इस तरीके से करोगे, शॉर्ट में जितना पूछे उतना करोगे तो आपको 26 नंबर मिल जाएंगे। अब अगला पार्ट आता है सी, मतलब खंड आपका सेक्शन सी। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन है, थोड़े बड़े हैं, ध्यान से देखना समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन विद्यार्थियों आता है आपके कि बताइए वसा युक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंध से बचाने के एक उपाय लिखिए। और दूसरा रिएक्शन भी दी हुई है, वो बाद में देखेंगे। वसा युक्त, आपने विद्यार्थी देखा होगा कि वसा युक्त या तेलीय पदार्थ होते हैं, उस तेलीय पदार्थों को बचाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। तो विद्यार्थियों एक तो उसको हमेशा वायुरोधी बर्तन में भरे। किस में भरे, वायुरोधी, ठीक है ना, कोई भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होनी चाहिए। दूसरा, इसको धूप में नहीं रखे, कभी भी किस में नहीं रखे, धूप में नहीं रखे, धूप में रखोगे तो ये खराब हो जाएगा। और तीसरी स्थिति है कि जैसे आप कभी भी ये फास्ट फूड या जैसे नमकीन वगैरह खाते हो, तो इसकी जो पैकिंग होती है उसके अंदर आप ध्यान देना कि जो हवा भरी होती है वो ऑक्सीजन को निकाल करके नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। ऑक्सीजन गैस को क्या होती है, निकाल दी जाती है, और उसके अंदर कौन एग्जिट कर दे, इंटर कौन करवा देते हैं, नाइट्रोजन गैस का इंटर करवा देते हैं, ताकि ऑक्सीजन गैस क्या होती है, रिएक्शन होती है, नाइट्रोजन गैस रिएक्शन नहीं करती। तो इसमें एक आपको उपाय लिखना था। फिर आपका एक अभिक्रिया है, कॉपर ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया करवाई, तो आपका जो प्रोडक्ट बना वो कॉपर प्लस जल बना। अब ये कह रहे हैं कि बताइए इसमें किस पदार्थ में अपचयन और किस में उपचयन होता है। उपचयन का मतलब है ऑक्सीकरण, अपचयन का मतलब है अपचयन रेडिएशन। अब ध्यान देना कि यहां पर बन रहा है कॉपर ऑक्साइड से कॉपर, और यहां पर बन रहा है हाइड्रोजन से जल। तो विद्यार्थियों देखने की बात यह है कि यहां पर आपको मिलेगा कि कॉपर में से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है, और हाइड्रोजन के ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। ये बात याद रखना, जिसमें ऑक्सीजन निकल रहा है उसे बोलेंगे अपचयन, और जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है उसको बोलेंगे उपचयन, और जिसमें ऑक्सीजन निकल रहा है उसको अपचयन। इसको किस नाम से जानेंगे, अपचयन के नाम से। इसको किस नाम से जानेंगे, उपचयन के नाम से जानेंगे। अब ध्यान देना अगला क्वेश्चन, मानव में अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स का नाम तथा कार्य लिखो। इसकी कमी से होने वाले रोग का भी नाम लिखो। विद्यार्थियों सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो एक बार और भी क्वेश्चन आया था आपके ये, ठीक है ना, कौन सा अम्ल स्रावित करता है, तो जठर रस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है। लेकिन विद्यार्थियों अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वो मिश्रित ग्रंथि होती है। कौन सी होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है। और मिश्रित ग्रंथि का मतलब है इसके अंदर एंडोसिरिन भी होती है और एक्सोसिरिन भी होती है, अंतस्रावी और दूसरी कौन सी विद्यार्थियों, बहिस्रावी, अंतस्रावी और बहिस्रावी। तो अंतस्रावी जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे आपके इंसुलिन हार्मोन्स, कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन्स, ठीक है ना, इंसुलिन हार्मोन्स, और दूसरा है ग्लूकोगोन हार्मोन्स। कौन सा है, ग्लूकोगोन हार्मोन्स। ये दो हार्मोन स्रावित करती है। अब इंसुलिन हार्मोन का विद्यार्थियों कार्य क्या होता है, तो याद रखना कि रक्त के अंदर जो ग्लूकोज है C6H12O6 को नियंत्रित करना, इसका कार्य होता है, इंसुलिन का होता है। रक्त के अंदर ग्लूकोज का या जो आपके शर्करा की मात्रा होती है उसको नियंत्रित करने का काम किसका होता है, इंसुलिन का होता है। यदि इंसुलिन हार्मोन के अंदर थोड़ा बहुत अधिक ज्यादा स्रावित हो जाता है तो इसमें क्या होता है कि इस ग्लूकोज का सही तरीके से अपघटन नहीं होता है, और जब सुक्रोज का या शर्करा का अपघटन नहीं होता है उस समय क्या होता है कि मधुमेह रोग होने का डर रहता है। मधुमेह रोग जिसको कहते हैं डायबिटीज रोग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायबिटीज रोग, और दूसरी हमारे नॉर्मल भाषा में उसको बोलते हैं शुगर रोग। कौन सा रोग, शुगर। तो याद रखना कि अग्नाशय ग्रंथि होती है, अंतस्रावी हार्मोन्स में से इंसुलिन हार्मोन स्रावन करती है, इसकी कमी से मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है। और दूसरा इसके साथ और क्या क्वेश्चन पूछा है कि रोग का नाम, कमी से होने वाले रोग, और दूसरा इसका कार्य बताओ। कार्य ये होता है कि इंसुलिन ये हमारे भोजन के अंदर या शरीर के अंदर ग्लूकोज या शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो पहला लिखना है कि हार्मोन्स का नाम इंसुलिन, कार्य रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना,
इसकी कमी से होने वाला रोग डायबिटीज या मधुमेह रोग, और रोग का नाम लिखना, यही नाम है। ठीक है, तो इस प्रकार के 3 लाइनों का क्वेश्चन है, आराम से करना विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है कि मानव लिंग निर्धारण को समझाइए और इसका आरेख चित्र भी बनाइए। सेक्स डिटरमाइनेशन इन ह्यूमन एंड ड्राव ए रे डायग्राम। विद्यार्थियों बहुत ही मोस्ट कहने का मतलब है कि 3 नंबर का क्वेश्चन आपके आएगा। और मानव लिंग निर्धारण की बात करें तो सबसे पहले मनुष्य के अंदर ही बात करते हैं कि मनुष्य के अंदर, मानव के अंदर जो सामान्यतः जो गुण सूत्र होते हैं विद्यार्थियों, वो गुण सूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं। कितने होते हैं? 46। 46 गुण सूत्र में 23 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़े। उसमें 22 जोड़ी होते हैं, वो आपके होते हैं एलिंग, जिसको बोलते हैं कायिक गुण सूत्र। और एक जोड़ी होता है विद्यार्थियों, वो आपका होता है लिंग गुण सूत्र। क्या होता है? लिंग गुण सूत्र। अब ये जो 22 जोड़ी गुण सूत्र, 44 गुण सूत्र होते हैं, ये गुण सूत्र तो केवल और केवल शरीर के अंदर क्रियाओं कायिक निर्माण करते हैं। शरीर के अंदर जीवों का निर्माण, शरीर के अंदर बॉडी का निर्माण करते हैं। इसका कोई लेना देना नहीं है कि लिंग कैसा बनेगा, नर बनेगा, मादा बढ़ेगा। लेकिन अंतिम जो 23वां जोड़ा है जो लिंग निर्धारण का काम करता है, अब ये जोड़ी मनुष्य के अंदर नर और मादा के अंदर किस प्रकार होती है? तो मादा के अंदर जो 22 जोड़ी होते हैं, मादा फीमेल, और ये आपका मेल। मादा के अंदर 22 के साथ जो 23वां जोड़ा होता है वो होता है एक्स एक्स। दोनों गुण सूत्र होते हैं वो समान होते हैं, एक्स एक्स। लेकिन पुरुष के अंदर देखा जाए तो ये 22 प्लस एक्स वाई होता है। जो एक्स होता है आपका बड़ा और वाई होता है आपका छोटा। तो ध्यान देना कि लिंग निर्धारण करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? पुरुष की होती है। किसकी होती है? पुरुष की होती है। क्यों? क्योंकि पुरुष के अंदर जो गुण सूत्र 23वां जोड़ा होता है वो आपके गुण सूत्र या शुक्राणु होता है वो एक्स और वाई का होता है। लेकिन महिलाओं के अंदर या फीमेल के अंदर जो गुण सूत्र होता है वो 23वां जोड़ा एक्स एक्स ही होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है पुरुष की। लेकिन ये किस प्रकार हम कह सकते हैं कि मादा होगा कि नर होगा? तो इसका एक डायग्राम है विद्यार्थियों। यदि बात करें डायग्राम की तो यहाँ पर देखना आप कि जैसे नर है और दूसरा कौन सा है? मादा है। तो इसके अंदर कितने कितने गुण सूत्र होते हैं? 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स वाई। मादा के अंदर नर के अंदर क्या होता है? वाई होता है। ठीक है ना? ठीक है ना? अब ध्यान देना ये वाई, और मादा के अंदर 22 एक्स प्लस 22 एक्स दोनों होते हैं। अब क्या होता है कि जब जनन क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, उस समय विद्यार्थी क्या होता है कि नर का एक्स गुण सूत्र और मादा का एक्स जब दोनों मिल जाते हैं तो 44 प्लस एक्स एक्स हो जाता है। जब 44 प्लस एक्स एक्स होता है तो मादा का जन्म होगा, लड़की का जन्म होगा। फिर यही दूसरा नर का 22 एक्स और मादा का 22 एक्स, तो ये भी वापस कैसा हो जाएगा? 44 हो जाएगा। आपके क्या हो जाएगा? 44 एक्स एक्स हो जाएगा। तब भी आपके लड़की का ही जन्म होगा। लेकिन लड़के का जन्म कब होगा? जब पुरुष का वाई और मादा का एक्स, उस समय आपका जो जन्म होगा वो 44 प्लस एक्स वाई, और जहां 44 प्लस एक्स वाई होगा वह पुरुष या लड़के का जन्म होगा। किसका जन्म होगा? लड़के का। तो ये सेक्स निर्धारण या लिंग निर्धारण करने का काम किसका होता है? पुरुष का होता है। पुरुष के अंदर जो वाई गुण सूत्र होता है, वाई शुक्राणु होते हैं, वो हमेशा लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार के एक डायग्राम आप बना लेना। आगे ध्यान देना विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन आपका है कि दीर्घ दृष्टि दोष की बात करें विद्यार्थियों, तो दीर्घ दृष्टि दोष के अंदर वैसे मनुष्य के शरीर के अंदर 3 टाइप्स के दोष होते हैं मुख्यतः: निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूर दृष्टि। तो दीर्घ दृष्टि की बात करें तो दीर्घ दृष्टि के अंदर जिसको दूर दृष्टि बोलते हैं, क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? दूर दृष्टि।
अब दूरदृष्टि दोष का मतलब होता है कि ऐसे नेत्र जो दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है, दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है, ऐसे दोष को दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। लेकिन पूछा क्या कि इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस काम आता है। लेकिन विद्यार्थियों ये इस लेंस निवारण के लिए यदि बात करें, छोटा सा एक चित्र बनाए जैसे आंखों का, ये आपका एक छोटा सा चित्र है, ठीक है, एक आंखों का छोटा सा चित्र बनाते हैं, ठीक है। यहां पर आपका एक लेंस है, यहां पर प्रकाश की किरण है, अनंत बिंदु से ये क्या करेगा, ये इसके अंदर जो लेंस है वो अनंत बिंदु से ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो तो रेटिना पर बनेगा। लेकिन निकट दृष्टि यहां से कोई प्रकाश की किरण जा रही है यहां से, तब ये प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना के क्या बनेगा, पीछे बनेगा। इस रेटिना के दर्पण को पीछे हाँ, रेटिना के पीछे जो आपका प्रतिबिंब बनाता है, इसी को रोकने के लिए इसके मध्य हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। किस लेंस का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। कि इसके आगे हम किसका लेंस बना देंगे, उत्तल लेंस यहाँ रख देंगे। उत्तल लेंस रख देंगे तो ये प्रकाश की किरणों को क्या करेगा, कम फैलाएगा और पास से आ रही वस्तु को उस रेटिना पर प्रतिबिंब बना देगा। तो यहाँ पर आप कौन सा लेंस काम आता है, आपका उत्तल लेंस काम आता है। कौन सा आता है विद्यार्थियों, उत्तल लेंस काम आता है, उत्तल लेंस, क्या, ठीक है, ध्यान रखना। सूर्य उदय तथा सूर्यास्त के समय पूर्व रंग लाल क्यों दिखाई देता है विद्यार्थियों, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के बाद आपको लाल रंग क्यों दिखाई देता है। तो विद्यार्थियों यदि बात करें, यहाँ पर एक पृथ्वी का या पृथ्वी है और इसके ऊपर ये आपकी वायुमंडल है, ठीक है। यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और यहाँ से जब कोई सूर्य का प्रकाश या उसके समकक्ष, तो यहाँ पर उस समय हमें क्या दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, लाल दिखाई। तो लाल, अब यहाँ सूर्य पृथ्वी के क्षैतिज के रूप में है, तो क्षैतिज में रूप के होने के कारण वैसे सूर्य के रंग 7 रंग होते हैं। कितने होते हैं, 7 रंग होते हैं। लेकिन उसमें जो लाल रंग होता है उसका परकिरण होता नहीं है और पीछे वाले रंगों का क्या हो जाता है, परकिरण हो जाता है। अधिक वायुमंडल के कारण लाल रंग का परकिरण संभव नहीं है। इस कारण जो सूर्य है वो हमें क्या दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। अन्य रंग होते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, परकिरण हो जाते हैं। लेकिन विद्यार्थियों जब ये सूर्य वापस यहाँ पर ऊपर आता है, हमारे सिर के ऊपर आता है, तो उस समय हमें सूर्य सफेद क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उस समय विद्यार्थियों वायुमंडल कम होने के कारण लाल, पीला वगैरह जो भी आपके वायु विबग्योर जो बेजानी है, पनेला जो एक स्पेक्ट्रम है 7 रंगों का, वो सभी के सभी क्या हो जाते हैं, परकिरण हो जाते हैं। और जब सभी के सभी परकिरण हो जाते हैं उस समय आपको सूर्य कैसा दिखाई देगा, श्वेत दिखाई देता है। और वापस वही चीज जब सूर्य अस्त होगा तो वायुमंडल अधिकता के कारण लाल रंग परकिरण नहीं होगा। जब लाल रंग परकिरण नहीं होगा तो आपको सूर्य कैसा दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा। तो ये याद रखना कि वायुमंडल से गुजरने पर सूर्य का प्रकाश में लाल रंग होगा, वो परकिरण नहीं होता है। जब वो परकिरण नहीं होता वो हमारे आंखों तक पहुंचता है और हमें सूर्य अस्त और सूर्य उदय के समय हमेशा लाल दिखाई देता है। अब आगे वाला क्वेश्चन क्या विद्यार्थियों, ध्यान देना। हाँ, अगला क्वेश्चन आपका पार्ट्स सेक्शन डी, जो प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का है। बहुत ध्यानपूर्वक करना विद्यार्थियों, यदि थोड़ी बहुत ही गलती की तो नंबर कटने के चांस रहेंगे। जितना पूछा उतना करना है। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि कौन सा क्वेश्चन कितने वर्ड्स के अंदर समाहित करना है, समय की दृष्टि से, समय को ध्यान में रखते हुए। विद्यार्थियों सबसे पहले क्वेश्चन आता है, जो पूछा वही बताएंगे। सबसे पहले है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र उपयोग। विरंजक चूर्ण का सूत्र यदि पूछा है तो सूत्र केवल और केवल आपको सूत्र लिखना है। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2। अब इसका एक उपयोग पूछा है। एक उपयोग की बात करें तो ये जो हमारे पीने योग्य जल होता है और उस जल के अंदर यदि जीवाणुरोधी है तो उसको हटाने के लिए, ठीक है ना, या फिर आपके कपड़े हैं, कागज है, उसके विरंजक के रूप में, ठीक है, तो उसका उपयोग किया जाता है। तो या फिर जीवाणुरोधी जल बनाने में, ठीक है ना, या फिर कागज है, वस्त्र है, उसके विरंजक के अंदर, ठीक है ना, रंगहीन करने के लिए। दूसरा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र और एक उपयोग लिखना है।
बेकिंग सोडे का नाम है दूसरा खाने का सोडा। कौन सा है? खाने का सोडा। खाने का सोडे का जो सूत्र होगा वो विद्यार्थी होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसका विद्यार्थियों यदि उपयोग की बात करें तो एक उपयोग लिखना है। इसको हमारे खाने के अंदर जब पकोड़े वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर इसका उपयोग लिया जाता है। अग्निशामक यंत्र, ठंडा करने के लिए, शीत प्रशीतक के रूप में, ठीक है, तो इसका उपयोग किया जाता है। या ऐसे आपके जो ये पकोड़े वगैरह बनाए जाते हैं या डबल रोटी वगैरह बनाई जाती है तो उसको फुलाने में भी बेकिंग सोडे का उपयोग लिया जाता है। तो ये उपयोग लिख देना। फिर अगला आपका क्या है कि अम्ल तथा सार में कोई दो अंतर बताना। बहुत ही सिंपल है, एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस के अंदर अंतर बताना है। तो एसिड के अंदर यदि अंतर ये पूछा नहीं रासायनिक या प्रारंभिक, तो आपको इसमें प्रारंभिक लिखना। अम्ल यदि स्वाद की बात करें तो अम्ल विद्यार्थियों स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। बेस स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है। क्या होता है? कड़वा होता है। दूसरा यदि अंतर की बात करें तो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पत्र को, किसको? नीले लिटमस पत्र को लाल में, और बेस जो स्वाद आपका बेस होता है वो लाल लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है? नीले में कर देता है। दो ये हो गए। और ज्यादा याद रखना विद्यार्थियों तो तीसरा ये है कि ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं और ये जलीय विलयन में OH- देते हैं। ये हाइड्रोजन देता है और ये हाइड्रोनियम आयन देता है। याद रखना विद्यार्थियों। आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चंस की। अब विद्यार्थी इसके अंदर अथवा में पूछा है। अथवा में क्या पूछा है अगला क्वेश्चंस देखते हैं। यदि ये आपसे हो रहा है तो कर लेना, नहीं तो आगे एक ऑप्शन और है आपके पास, यदि दूसरा आ रहा है तो वो कर लेना, ठीक है ना। आगे ध्यान देना। अगला क्या है कि सुमेलित करना। आपको विद्यार्थियों क्या करना है? सुमेलित करना है। सुमेलित का मतलब है कि कौन सा फल के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो विद्यार्थियों संतरा और नींबू, आपने नाम सुना होगा संतरा और नींबू, तो उसके अंदर विद्यार्थियों विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी किस में होता है विद्यार्थियों? हाँ, संतरा किस में होता है? तो संतरा के अंदर आपका सिट्रिक अम्ल होता है। कौन सा विद्यार्थी होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। आंवला के अंदर आपका कौन सा होता है? आंवला के अंदर आपका होता है एस्कार्बिक अम्ल। कौन सा होता है? एस्कार्बिक अम्ल। और नेटल के डंक के अंदर मेथेनोइक अम्ल। और इमली के अंदर कौन सा होता है? टार्टिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? टार्टिक अम्ल होता है। ये आपका एक अम्लों का क्या है? सुमेलित है। संतरा और नींबू के अंदर सिट्रिक होता है, आंवला के अंदर एस्कार्बिक, यह भी विटामिन सी भी होता है और यह भी विटामिन सी भी होता है। और दूसरा जो इमली होती है उसमें टार्टिक अम्ल होता है। नेटल के डंक में आपका मेथेनोइक अम्ल होता है, जिसको आप फॉर्मिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? HCOOH। ये आपका एक मिलान होगा। अब आगे ध्यान देना विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है कि दावन सोडे का। दावन सोडे का मतलब उसमें पूछा था बेकिंग सोडा, इसमें पूछा दावन सोडा। तो दावन सोडा का रासायनिक सूत्र और उपयोग, दो उपयोग लिखने विद्यार्थियों। दावन का मतलब है कि धोने का सोडा। दावन का मतलब है धोने का सोडा। तो धोने का सोडे का पहले तो सूत्र देना, आपको फॉर्मूला बताना है। वैसे निर्माण नहीं पूछा है। तो दावन सोडे का जो सूत्र होगा वो आपका होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, यही नहीं, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट तो किसका होता है विद्यार्थियों? बेकिंग सोडे का होता है। और सोडियम कार्बोनेट किसका होता है? और 10 जल की बूंदे, ये किसका होते हैं? धोने का सोडे का होता है। और रासायनिक सूत्र के साथ दो उपयोग बताने विद्यार्थियों। दो उपयोग के लिए आपके ध्यान रखना कि साबुन है, आपके अपमार्जक है या बोरेक्स है, इनको निर्माण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दावन सोडे का। तो हम कह सकते हैं कि साबुन है, अपमार्जक है, ठीक है ना, इन सभी का निर्माण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दावन सोडे का उपयोग किया जाता है। दूसरा, कपड़े धोने में या किसी में क्लीन, मतलब एक स्वस्थ, किसी भी वस्तु के अंदर स्वच्छता करने के लिए हम धोने के सोडे का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है विद्यार्थियों? अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका 12वां क्वेश्चन है, 22वां क्वेश्चन है, जो सेक्शन डी के अंदर अंतिम का दूसरा, कि मानव उत्सर्जन किसे कहते हैं? ह्यूमन एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? तो इसकी पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है कि मानव उत्सर्जन, कि मानव शरीर के अंदर
जब ब्लड सर्कुलेटरी होता है या उपापचयी क्रियाओं के दौरान अनेक नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थों का निर्माण होता है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। शरीर के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। और उस हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। और जिस सिस्टम का उपयोग करते हैं उसे हम मानव उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र का आपको डायग्राम बनाना है। तो विद्यार्थियों, किताब के अंदर जब आप जाओगे 6 पार्ट के अंदर ये आपका जैव प्रक्रम है, उसके अंदर ही है, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपका जो मानव शरीर के अंदर जो आपके उपापचयी क्रियाओं के दौरान, किसके दौरान? उपापचयी क्रियाओं के दौरान जो नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ बनते हैं। कौन से पदार्थ? नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ। वो शरीर के लिए विद्यार्थियों क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। और उसको बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। और बाहर निकालने के लिए जिस तंत्र का उपयोग करते हैं उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। और उत्सर्जन तंत्र का आप चित्र भी बना सकते हो। किताब के अंदर देखोगे स्पष्ट रूप से, और लगभग ये बना दोगे तो आपको इसमें 1 नंबर इसका परिभाषा का और 1 नंबर आपको चित्र का मिल जाएगा। फिर विद्यार्थी ध्यान देना, मानव में अपवहन या डायलिसिस क्रिया को समझाइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मानव के अंदर जैसे उत्सर्जन तंत्र करने के लिए, रुधिर का निच्छंदन करने के लिए, किसका निच्छंदन करने के लिए? रुधिर का निच्छंदन करने के लिए वैसे हमारे शरीर के अंदर किडनी होती है। वैसे क्या होती है? किडनी होती है, रक्त को साफ कर लेती है। लेकिन कभी कभार क्या होता है विद्यार्थियों, किडनियां फेल हो जाती है, वृक्क फेल हो जाते हैं, गुर्दे फेल हो जाते हैं। उस समय क्या होता है कि जो एक कृत्रिम आर्टिफिशियल ऐसे वृक्क होते हैं जो पार्ग में झिल्लियों से बने होते हैं, जो कृत्रिम वृक्क होते हैं, और उस कृत्रिम वृक्क का शरीर से बाहर, कृत्रिम वृक्क द्वारा शरीर से बाहर रुधिर का क्या करना? निच्छंदन करना, जिसमें से नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थों को निकालना। नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थों को निकालना, कृत्रिम वृक्क द्वारा रुधिर का निच्छंदन करना और उसमें से अनेक नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालना। रुधिर छानने की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी क्या कहलाती है? मानव अपवहन कहलाती है। मतलब कहने का मतलब है कृत्रिम वृक्क द्वारा, किसके द्वारा? कृत्रिम वृक्क द्वारा रुधिर का क्या करना विद्यार्थियों? निच्छंदन करना। रुधिर का क्या करना? निच्छंदन करना, छानना, और इसमें से क्या निकालना? नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालना और वापस शुद्ध रुधिर को अंदर शरीर के अंदर वापस भेज देना। और ऐसी प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं? डायलिसिस या अपवहन के नाम से जानते हैं, जो कृत्रिम रूप से रक्त का क्या करता है? शुद्धिकरण करता है। अब इसमें विद्यार्थियों ध्यान देना कि इसमें अथवा में और है। यदि ये आपसे नहीं हो रहा है तो आपके पास एक ऑप्शन और है, दूसरा भी आप चॉइस कर सकते हो। कौन सा है उसका? तो ध्यान देना, सबसे पहले आता है इसमें मानव में भोजन का पाचन। मानव में भोजन का पाचन, डाइजेस्टिव किसे कहते हैं विद्यार्थियों? मानव में पाचन तंत्र किसे कहते हैं? तो मनुष्य के शरीर में जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो जटिल पदार्थों को, किस पदार्थों को? जटिल पदार्थों को उपापचयी क्रियाओं के द्वारा सरल पदार्थों में विघटित करना मानव पाचन तंत्र कहलाता है, या पाचन कहते हैं। जटिल पदार्थों को किस में कन्वर्ट करना विद्यार्थियों? जटिल अणु होते हैं, उस अणु को किस में कन्वर्ट करना? सरल अणुओं में। किस में करना? सरल अणुओं में। ऐसी प्रक्रिया को किस नाम से जानेंगे? पाचन कहते हैं। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना, डायग्राम बना देना विद्यार्थियों। डायग्राम बना दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा 1.5 नंबर। बहुत ही सरल है, मुझे याद रखना। उसके अंदर आरनाल बनाना और पाचक ग्रंथियां बनाना, ठीक है ना। और विशेष बात याद रखना कि जैसे आरनाल है तो आरनाल के अंदर आपको वो सारे अंश लिखने हैं। पाचन के अंदर भी आपको, पाचन ग्रंथियां के अंदर, आरनाल के अंदर पहले आपको मुख दर्शाना है, फिर आपको गर्सिका दर्शाना है, फिर आपको अमावस्या दर्शाना है, अमावस्या के बाद आपको स्मॉल स्टेन छोटी आंत दर्शाना है, और छोटी आंत के बाद आपको बड़ी आंत दर्शाना है, ठीक है ना। बड़ी आंत भी दर्शाना है, और बड़ी आंत के बाद आपको मलाशय और गुद्दा भी प्रदर्शित करना, और साथ में आपको 3 ग्रंथियां भी दर्शानी है, लाला ग्रंथि और यकृत ग्रंथि, और तीसरी आपकी कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि। ये भी आपको उसमें डायग्राम के अंदर दर्शाना है, और इस प्रकार दर्शाओगे तो आपको नंबर परफेक्ट मिल जाएंगे। फिर बात करते हैं भोजन के पाचन। लार अंग होती है, जैसे लाला ग्रंथि होती है, उसका काम क्या होता है विद्यार्थियों? आपको ध्यान होना चाहिए कि लार का काम होता है, जैसे हम भोजन
मुख के अंदर लेते हैं तो लार क्या करती है, भोजन को लसदार बनाती है। क्या बनाती है विद्यार्थियों, लसदार बनाती है और गीला बनाती है। क्या बनाती है, लसदार और साथ में कैसा बनाती है, गीला बनाती है। भोजन को क्या बनाती है विद्यार्थियों, गीला बनाती है। दूसरा, लार का काम होता है कि लार के अंदर एक एंजाइम होता है विद्यार्थियों, टाइलिन एंजाइम। कौन सा होता है, टाइलिन एंजाइम। और ये टाइलिन एंजाइम क्या करता है कि जो भी हमारे शरीर के अंदर जो भोजन के अंदर जो शर्करा होती है, उस शर्करा को पहली स्थिति में माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, स्टाइलिन का होता है। तो याद रखना कि एक भोजन के अंदर, पाचन के अंदर लार का कार्य क्या होता है, तो भोजन को लसदार और गीला बनाना, ठीक है ना, लसा बनाना। और दूसरा, इसके अंदर एक एंजाइम होता है लाला ग्रंथि के अंदर, टाइलिन या एमिलेज, और वो क्या करता है, शर्करा को या कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में कन्वर्ट करता है और 30% भोजन का पाचन इसी मुख के द्वारा हो जाता है। तो ये याद रखना विद्यार्थियों। अगले क्वेश्चंस, अंतिम क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल्स पेपर का विद्यार्थियों, सोच समझ कर करना और टाइम के साथ करना। आगे ध्यान देना, अगला क्वेश्चंस आपका लास्ट क्वेश्चंस ये है कि लास्ट क्वेश्चंस में आपकी यदि बात करें तो विद्यार्थियों, इसमें आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है। और फिजिक्स का क्वेश्चन क्या है कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब किरण आरेख को बनाइए जबकि वस्तु फोकस दूरी पर क्या है, स्थित है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, अवतल दर्पण के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए कि अवतल दर्पण है क्या। तो पहले अवतल दर्पण का यदि डायग्राम बनाए, अवतल दर्पण का क्या बनाए, डायग्राम बनाए। और अवतल दर्पण डायग्राम के साथ ये कह रहा है कि वस्तु की स्थिति कहाँ है, फोकस पर है। देखो यहाँ पर ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है, दिख रहा है सभी को, नहीं तो कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आगे ध्यान देना, ये आपका अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण के अंदर हम एक शब्दावली का यूज करते हैं। यहाँ पर आपका है ध्रुव, यहाँ पर आपकी फोकस दूरी, यहाँ पर आपका वक्रता केंद्र, ठीक है, और यहाँ पर आपका ये परावर्तक पृष्ठ, इसको हम एक किसी एल्यूमिनियम या ऐसे रंग के द्वारा पेंटिंग कर लेते हैं। अब ये कह रहा है कि विद्यार्थियों वस्तु कहां पर स्थित है, फोकस दूरी पर। कहां पर है, फोकस दूरी यहां पर मान लेते हैं, वस्तु यहां पर मान लेते हैं। जब फोकस दूरी पर है, दो किरणें यहां से निकालते हैं, एक किरण यहां से, ठीक है, और दूसरी, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर और एक किरण तिर्यक दिशा में, ये दो किरणें गुजारेंगे। तो विद्यार्थियों जो मुख्य फोकस मुख्य अक्ष के समांतर है वो तो मुख्य फोकस से गुजर जाएगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी। और जो तिर्यक दिशा में वो भी मुख्य अक्ष के तिर्यक दिशा में गुजरेगी। और एक किरण हम यहां से गुजारते हैं वक्रता केंद्र से, तो ये भी किरण सीधी गुजर जाएगी। तो विद्यार्थी ध्यान देना कि यहां पर जो बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा, वो प्रतिबिंब कहीं पर यदि ये दोनों लाइनें आपस में क्रॉस हो जाती है, प्रतिच्छेद हो जाती है, दो किरण आपस में जब प्रतिच्छेद होती है तो वहां हम कहेंगे कि ये प्रतिबिंब यहां पर बनता है। लेकिन हमें जहां तक दिख रहा है ना, वहां हमें कोई प्रतिच्छेद होने की संभावना नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो बनेगा प्रतिबिंब वो अनंत पर बनेगा। कहां पर बनेगा विद्यार्थियों, अनंत पर बनेगा। अब प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, ये बनेगा तो वास्तविक अनुच्छेद तो होगा किरणें, और बनेगा उल्टा। कैसे बनेगा विद्यार्थियों, उल्टा बनेगा, ये बात याद रखना। वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब के अंदर दो अंतर बताने विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब कि वास्तविक क्या होता है और आभासी क्या होता है। आपने देखा होगा कि कोई चीज वास्तव होता है वो वास्तव, आभास का मतलब कभी हमने रिवाइज किया कि हाँ वो है, माना सपोज। तो वास्तविक और आभासी के अंदर देखना, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब। तो विद्यार्थियों वास्तविक के अंदर तो प्रतिबिंब क्या होता है, इसकी जो किरणें होती है वो किरणें अनुप्रतिच्छेद होती है। किरणें क्या होती है, प्रतिच्छेद होती है। याद रखना, दो किरणें होती है, प्रतिच्छेद होगी, आपस में रियल में मिलेगी। लेकिन वास्तविक के अंदर किरणों को हम क्या कर देते हैं, प्रतीत करवाते हैं। क्या करवाते हैं, प्रतीत करवाते हैं, निर्देशित करवाते हैं कि हाँ ये पीछे जाकर के मिलेगी, लेकिन मिलती नहीं है। हम एक रियलाइज करवाते हैं कि हाँ ये एक पीछे निर्देशित करते हैं तो किरण आसानी से मिल जाएगी। तो वो तो हो गया आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब के अंदर यदि देखा जाए तो विद्यार्थियों यहां पर जो प्रतिबिंब है उसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आभासी पर जो प्रतिबिंब है वो पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है, याद रखना विद्यार्थियों। उसके बाद यदि बात करें कि वास्तविक पर जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो उल्टा भी बनता है, लगभग क्या बोलता है,
उल्टा बनता है, जबकि आभासी पर हमेशा प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना विद्यार्थियों, इतना ही लिखना है, ज्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। टाइम बहुत ही मैनेजमेंट करना है, ज्यादा नहीं लिखना, जितना पूछा उतना ही लिखना। तो ये तो आपका था अथवा। अब अथवा के अंदर भी ऑप्शंस है, ये तो पहला है। अब इसके अथवा के अंदर है कि वो इसका उल्टा है, ये दर्पण का पूछा तो ये आपको लेंस का पूछा। किसका पूछा है, लेंस का। बहुत सरल इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, पढ़ के पूरे सवाल को समझ करके फिर ऐसे कई सारे सवाल आएंगे रिलेटेड में, इसके रिलेटेड में और भी वो सारे सवाल आएंगे। लेकिन इस प्रकार क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है कि उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब किरण चित्र बनाइए कि वस्तु की स्थिति कहां पर है, वस्तु की स्थिति अनंत पर है। विद्यार्थियों उत्तल लेंस कैसे बनता है, तो उत्तल लेंस की यदि बात करें तो इसके दोनों होते हैं ना, आपके परावर्तक पृष्ठ या दोनों गोलीय पृष्ठ होते हैं, वो बाहर की ओर उभरे हुए होते हैं। तो इसके अंदर जो डायग्राम बनेगा आपका विद्यार्थियों, वो डायग्राम बनेगा ऐसा, ये डायग्राम बनेगा, ये उत्तल लेंस का डायग्राम है। ठीक है ना, थोड़ा सा इसको और मॉडरेट बनाते हैं, है ना। ये आपका उत्तल दर्पण और ये इसकी मुख्य शब्दावली है, ये बहुत जरूरी है। इसके अंदर बीच वाला भाग है ऑप्टिकल, ये आपका फोकस दूरी F1 और ये है 2F1 जो वक्रता केंद्र, दोनों और ध्रुव होते हैं, फोकस होते हैं F2 और यहां पर होता है 2F2। वस्तु कहां पर है, अनंत पर है विद्यार्थियों। अनंत का मतलब है कि पीछे कहीं पर, यहां स्थितियों में नहीं है, यहां पर है, यहां से आ रही है। अब वस्तु यहां अनंत पर है तो विद्यार्थियों यहां पर ध्यान देना, ये यहां पर है और यहां पर भी है, वस्तु अनंत से आ रही है। ठीक है, जब वस्तु अनंत से आ रही है तो अपवर्तन के पश्चात, किसके बाद, अपवर्तन के पश्चात ये कहां से गुजरेगी विद्यार्थियों, मुख्य फोकस से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी। याद रखना, स्थिति एक बताइए, इतना ही करना है। अब प्रतिबिंब कहां है, तो विद्यार्थियों याद रखना प्रतिबिंब की स्थिति कहां है, प्रतिबिंब की स्थिति F पर। कहां पर है, F2F1 पर है। कहां पर है, ये 2F1 है, ये 2F1 है, ठीक है ना आपका, और ये 2F2 है और ये F1 है और 2F1 है। तो फोकस स्थिति कहां पर है, सॉरी प्रतिबिंब कहां है, 2F1 पर है। दूसरा आकार क्या है, आकार विद्यार्थियों बिंदु नुमा है। कैसा है, बिंदु नुमा। और बात करते हैं प्रकृति कैसी है, तो प्रकृति हमेशा यहां रखना आभासी वास्तविक और क्या होगी, उल्टी होगी। वास्तविक और उल्टी होगी, वास्तविक व उल्टा होगा। ये हमेशा इस मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बनता है। और अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में हमेशा जो भी बनेगी प्रतिबिंब की स्थिति, एक स्थिति को छोड़कर सभी वास्तविक और उल्टी बनेगी। और अवतल दर्पण सॉरी उत्तल दर्पण और अवतल लेंस के अंदर जो स्थितियां बनेगी वो वास्तविक और उल्टा कभी भी नहीं बनेगी, वो हमेशा आभासी और क्या बनेगी, सीधा बनेगी। अंतिम क्वेश्चन आपका है कि दर्पण तथा लेंस के अंदर दो अंतर बताइए। विद्यार्थियों दर्पण और लेंस के अंदर यदि बात करें, दर्पण और लेंस के अंदर, तो दर्पण का कार्य होता है ये विद्यार्थियों, एक तो अपारदर्शक होता है। कैसा होता है, अपारदर्शक होता है। ये कैसा होता है विद्यार्थियों, पारदर्शक होता है। कैसा होता है, पारदर्शक होता है। दर्पण का मतलब प्रकाश की किरणों को ये विद्यार्थियों रिफ्लेक्शन करता है, परावर्तन करता है, ठीक है ना। और ये आपका रिफ्लेक्शन करता है, अपवर्तन करता है। क्या करता है, अपवर्तन करता है। अब दर्पण के जो लेंस होते हैं वो अंदर और बाहर की ओर वक्रित होते हैं, अंदर व बाहर की ओर वक्रित होते हैं। ये दोनों ओर वक्रित होते हैं, दोनों ओर क्या होते हैं, बाहर की ओर उभरे भी होते हैं और अंदर की ओर वक्र। इसका पृष्ठ दोनों ओर की होता है, इनका एक तरफ होता है। दर्पण होते हैं वो मुख्य तीन प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। जबकि ये जो लेंस होते हैं ये आपके गोलीय दर्पण होते हैं, गोलीय लेंस होते हैं। और गोलीय लेंस में आपका अवतल लेंस और उत्तल लेंस, और इसमें भी आपका गोलीय लेंस और उत्तल लेंस। अब ध्यान देना, एक समतल सॉरी दर्पण के अंदर आपके गोलीय दर्पण के अंदर आपका होगा अवतल और उत्तल। इस प्रकार ये मॉड्यूल पेपर आपके एग्जाम पैटर्न इसी रूप में आएगा विद्यार्थियों। पूरा का पूरा पैटर्न ये रहेगा, इतने ही सवाल आएंगे, इतने ही सेक्शन खंड A B C D आएगा। जो आपको इसमें बताया है वो पूरा का पूरा आएगा। लेकिन विद्यार्थियों इस मॉड्यूल पेपर के हिसाब से ही क्वेश्चंस आएगा। हो सकता है ये क्वेश्चन रिटर्न में आ सकते हैं, लेकिन आपको बेहतर तरीके से एग्जाम फाइट करना है। और इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना।
आपको लगभग जो आपकी कंफ्यूज रहेगा, किस प्रकार क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, कितने देने, वो सारी चीजें इसमें आपको मिलेगी। लेकिन विद्यार्थियों, हम ऐसे कई मॉड्यूल पेपर एग्जाम से पहले 2-4 और लेके आएंगे। इससे कारण आपका जो भी डाउट वगैरह होगा वो सॉलिड हो जाएगा। लेकिन नए विद्यार्थी या तमाम राजस्थान से जुड़े हुए विद्यार्थी हमारे इस बायोलॉजी वाले एसपी सर यूट्यूब चैनल को विद्यार्थियों एक बार जरूर सब्सक्राइब कर देना। आगे भी आपको क्लासें प्रोवाइड करवाएगी। जब भी आगे आप बड़ी क्लासों में जाओगे तो आप इस यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और नेक्स्ट अगला जो मॉड्यूल पेपर वो रहेगा वो भी दूसरा पैटर्न, दूसरे क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन पैटर्न यही का रहेगा। और इसी के साथ पुनः सभी विद्यार्थियों को, तमाम राजस्थान से जुड़े हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्जाम 29 मार्च को होने वाला है। सभी विद्यार्थियों को अग्रिम बधाई। अच्छे से पेपर करके आना और टारगेट अपना 100 में से 100 करके आना, ताकि राजस्थान के अंदर स्टेट मेरिट, अपने जिले के अंदर डिस्ट्रिक्ट मेरिट के रूप में आप प्रदर्शित हो। इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।